नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमें रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम आपकी सेहत का आरोग्य, ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और बिना किसी बीमारी के अच्छे जीवन को जिएं और आयुष्मस्त हो, आयु आपकी बड़ी हो। और ये सब तब होगा जब आप मूल विचार से जुड़ेंगे, और ये मूल विचार है प्रकृति का और प्राकृतिक चिकित्सा का। और इसके लिए हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो रेडियो जय घोष में। और हमने की थी पिछले अंक में कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ जरूरी है, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपके शरीर के जो शक्ति है उसके संवर्धन के लिए उपवास कितना कारगर होता है। क्योंकि क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये खाने के अलावा विराम भी देना ज़रूरी है। तो डॉक्टर शिखा से पूछने से पहले मैं एक फैक्ट आपके सामने रखूं। पूरी दुनिया में इस पर काफ़ी शोध हुआ, और इस पर ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नोबेल प्राइज़ भी जीता, और वो प्राइज़ मिला था ऑटोफेजी पर। ऑटोफेजी यानी स्वयं शरीर के अंदर एक क्रिया होती है जिसमें आपकी सेल्स को कुछ सेल्स खा जाती हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को विराम दें। और हमारे जो देश में उपवास की परंपरा है, इसी विज्ञान का ये आधुनिक स्वरूप है, और उसी का अध्ययन इस पद्धति में किया गया। तो इस उपवास में हमारे शरीर की सेल्स को विराम भी मिलता है, और जो नुकसानदायक हैं उनको दूसरी सेल्स खा जाती हैं। तो क्या होता है और इसका प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा रिश्ता क्या है, इस पर डॉक्टर शिखा प्रकाश डालेंगे। जी, धन्यवाद। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने समझा कि भोजन को क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, ये सब पे हम लोग चल रहे थे धीरे धीरे। तो वहाँ पर जैसे कोई चलता फिरता व्यक्ति किसी एलोपैथ डॉक्टर को या किसी डॉक्टर को पूछता है तो वो एक पेपर निकाल के दवा लिख सकते हैं और आपको आराम भी आएगा। बट अगर हमसे कोई पूछता है कि हम कैसे ठीक हों, तो हम बोलते हैं कि आप कुछ ना खाएं तो ठीक हो जाएंगे। तो वो बड़ा ही अजीब होता है। हाँ, लोगों का मानस नहीं है, मतलब समझना मुश्किल लगता है कि जैसे वो बता रहा है कि बदहजमी है, गैस है और ब्लोटिंग हो रही है, ठीक से नहीं लग रहा है, शरीर में दर्द है, तो मैं बोलूँगी 2 दिन का उपवास कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अरे वो तो हम नवरात्रि में करते हैं, हफ्ते में 1 दिन करते हैं। तो उपवास धर्म के नाम पे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारे पुराने पूर्वज बहुत समझदार थे कि उनको ये साइंटिफिक अप्रोच समझाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसके अपने मायने हैं, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ। सबका अपना विश्वास बढ़ता है किसी भी धर्म और संकल्प से किसी चीज़ को जोड़ने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। लेकिन आप उपवास तब करें जब आपकी शरीर की जीवनी शक्ति कम हो रही हो, इम्यूनिटी कम हो रही हो, शरीर थका थका महसूस हो रहा हो। तो उपवास आपके अंदर उस ऊर्जा देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सड़न पैदा हो रहा है, जो टॉक्सिक मटेरियल अंदर है, उसकी वो क्लींजिंग करता है। कैसे? जब आप फूड डालते जा रहे हैं तो आपका पूरा सिस्टम बुरी तरह से थका हुआ है, तो वो डिटॉक्स नहीं कर रहा, आपका जो खाना है उसी को हजम करने पे लगा है। मतलब जो एलिमिनेशन की क्रिया है, निष्कासन की क्रिया है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। अब हमने डाइजेस्टिव जो ओरल खाना है वो स्टॉप कर दिया। अब क्या है, बॉडी को तो काम करना है, वो हर वक्त काम करती है। तो लीवर अपना काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स अपना काम कर रही हैं, तो अब वो क्लींजिंग के काम में लग जाएंगे। और हम कहेंगे कि भाई अभी हमारे शरीर का शोधन हो रहा है, तो हम अभी ऊपर से कुछ नहीं डालेंगे। तो वो आपके शरीर को हल्का भी करेगा, वो स्वयं उसको डिटॉक्स करेगा। जब कभी आप सामान्य, जैसे आज आपने बहुत सारा खाना खाया, तो एकदम से आप इन्फ्लुएंस होकर के फास्टिंग पे नहीं जा सकते। तो आप फलों पे और रसों पर आए पहले, कि आज का दिन हमने कल बहुत खाया है। मतलब ये गिल्ट फील अंदर से आनी चाहिए कि हम अपने शरीर के लिए बिना धर्म के प्रेशर के अपने शरीर की हेल्थ के लिए उपवास रख सकें और इमीडिएट ये एक्शन ले सकें। सिर्फ उसी में इतनी ताकत है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं, किसी पुदीनहारे की जरूरत नहीं है, किसी गोली की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही सिर्फ पानी, ज्यादा आपको पानी का है कि ये TDS वो TDS, आप पानी को बॉईल कर लीजिए, और जब वो 1/4 रह जाए आप उसको औषधि के रूप में सिप कर करके दिन भर पीते रहिए। अगर पानी से वोमिट सा फील हो रहा है कुछ, तो सबसे अच्छा और पौष्टिक है नारियल पानी या नींबू का पानी। आप थोड़ा सा नींबू डाल लिया। अगर आपको विश्वास है
तो शहद का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा शहद कहीं से मिल जाए तो वो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा देगा। उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, लाइक उसको हम नेचुरल ग्लूकोज कह सकते हैं। सो वो एक अच्छा है, ऊर्जा भी मिलती है, तो शरीर को मतलब भर की ऊर्जा मिलती रहेगी और वो सुपाच्य तरीके के आपके काम आता रहेगा। पर जब आप बिना धर्म पे भी कीजिए, पर जब आप स्वास्थ्य के लिए करेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। आपको शरीर के धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए आप अपने धर्म का पालन करें, लेकिन शरीर के धर्म का विरुद्ध जाकर ना करें। तो शरीर का धर्म है व्यवस्था में चलना, उसकी व्यवस्था बिगड़ती है तो हम रोगी हो जाते हैं। और अगर शरीर के धर्म को ठीक से संचालित करने में मदद करेंगे शरीर की, तो शरीर आपके स्वास्थ्य और आपके निरोगी रहने में पूरी मदद करेगा। और ऐसा तंत्र ही ईश्वर ने बनाया है, तो उसको स्वीकार करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करें और उसके अनुशासन के साथ रहें। तो अब व्रत ज़रूरी है, इसलिए कई बार कुछ लोग इसको ऐसे भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक विज्ञान है पूरा, उस विज्ञान से हमें जुड़ना है। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। इसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पिछले 4-5 नवरात्रि से लोगों को कनेक्ट करते हैं। और नवरात्रि में ये जो बहुत सारा कूटू की पूड़ी और उबले फ्राई आलू इन सबको मैंने बंद करा दिया है। जब वो पहले दिन मैं जैसे पहला नवरात्रि के 2 दिन पहले कनेक्ट करती हूँ, और ये निशुल्क प्रोग्राम होता है और हम अष्टमी तक उनके साथ रहते हैं। तो हम धीरे धीरे जो आप बाहर खा रहे हैं उससे सामान्य भोजन पे लाते हैं, सामान्य से और कम पे लाते हैं। पहले दिन उनको अलाउ करते हैं थोड़ा थोड़ा कि आप आलू खा सकते हैं या ये खा सकते हैं। फिर हम उनका पहले कुक्ड मील बंद कराते हैं, फिर दूसरे दिन फल पे लाते हैं, तीसरे दिन जूसेस पे लाते हैं, चौथे दिन हम उनको नींबू पानी पे या पानी पे लाते हैं बहुत प्यार से। धीरे धीरे। और वो ऐसा कहते हैं कि अरे हम तो लो बीपी के पेशेंट थे, हमें तो ब्लड प्रेशर लो हुआ ही नहीं। हाँ। तो शहद नींबू पानी पे, और फिर धीरे धीरे हम उनको अष्टमी वाले दिन पूड़ी और छोले खाने लायक बनाते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करके वापस आना है ना। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि आज आपने खाया और कल आप पानी पे चले गए। हेडेक तभी होगा जब आप शॉर्ट फास्टिंग करेंगे। जब 9 डेज फास्टिंग करते हैं तो सप्तमी तक मेरे जो 250 लोग देश विदेश से जुड़े होते हैं वो कहते हैं शिखा जी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। और ऐसे ऐसे मिरेकल वो बताते हैं कि ये पेन था, ये गांठ थी, ये गायब हो गई हमारी। इतनी 9 दिन में इतनी शक्ति है। सो उसको हमें करना चाहिए ना। प्राचीन विधा है और नवरात्रि का दिन आप जानते हैं कि 2 सीजन्स के चेंज होने का समय है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है उस समय का। उसका ध्यान रखना जरूरी है। उसका ध्यान रखना जरूरी है और वैसी ही फास्टिंग पे, उपवास पे आना चाहिए जैसे हमारे धर्मों में लिखा है और वो बनाए गए हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में हमने ये बात कर ली कि आप क्या खाएं, क्या कितना खाएं, कैसे खाएं। अब ये और जो आगे इसमें एहतियात हैं उसके बारे में शिखा जी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या एहतियात हैं और उसको कैसे बरतें। जी, हफ्ते में अगर सामान्य इंसान की बात करें तो हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। 6 महीने में 8 से 9 दिन की फास्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। इसी में प्राकृतिक चिकित्सा में हम कल्प पे रखते हैं। जैसे जब बहुत सारा टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाए और आप बहुत जीर्ण रोगों के साथ आए, क्रॉनिक इलनेसेस के साथ आए, तो एक लंबी फास्टिंग कराई जाती है जो आप ऐसे नहीं कर सकते, सोशल बीइंग होके नहीं कर सकते। सो वो आपको कहीं जा करके ही जिन सेंटर्स में जा करके 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन का एक कल्प उपवास किया जाता है। वो एक साधना है, पर उससे भी बहुत सारी ऐसे एलिमेंट ठीक होते हैं जो आपके कहीं ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन पे भी मंथन होना चाहिए और लोगों को उस तरफ जाना चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए इस बात की कि उपवास वो कर सकता है जो दवाई या भोजन नहीं कर सकता। तो उपवास सबसे ऊपर टॉप मोस्ट औषधि है जो प्राकृतिक चिकित्सा का नंबर 1 प्रिंसिपल है। क्या बात है। और इसलिए हमारे यहाँ कल्पवास की व्यवस्था भी थी और लोगों के अंदर इसकी जागरूकता भी थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ हम उन पारंपरिक ज्ञान को छोड़ते गए इस गलत समझ के कारण कि शायद वो अनुपयोगी हैं, लेकिन उनका विज्ञान था। पूरी दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने उनका शोध करके उसमें बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं और उनके ऊपर पेटेंट्स लिए हैं। और अब हम सब पुनः जागरण की तरफ जा रहे हैं और हम उनको समझ रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, उसका लाभ भी हो रहा है। भारत सरकार ने भी आयुष जो पूरा मिशन है उसमें सभी पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है। तो ये एक सहभागी प्रक्रिया में सभी तरह की जो ज्ञान की परंपरा है वो शाखाएं सबको मदद कर रही हैं सेहतमंद रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए और आगे बेहतर ऊर्जा हासिल करने के लिए। तो डॉक्टर शिखा, आपने इस सब पे बात की है और इसमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जिनमें ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम आपको नेचुरोपैथी की पद्धति से मिले हैं?
चमत्कारिक से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि लोगों में जागरूकता आए कि क्रॉनिक इलनेस जो बढ़ रही है वो हमारी ही गलतियों का या हमारी जिनको हम बीमारी नहीं समझ रहे हैं और उसके लिए दवा खा करके कि कंपनसेट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए लोग जागरूक हों। और लोग इसको ऐसा बताते हैं जैसे कोई युग परिवर्तन हो चुका है, बीमारियों का युग आ गया है। लोग कहते हैं आजकल बीमारी बहुत बढ़ रही है, आजकल कैंसर बहुत हो रहा है, वो कंफर्टेबल है। हाँ, अरे उसको भी था, 4 और लोगों को है तो हमें भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, जैसे डायबिटीज है, अगर नहीं हुआ तो चौंक जाते हैं, चल है नहीं तुम्हें, इतनी उम्र में भी डायबिटीज नहीं है, चलो ईश्वर आपको बचा के रखे। मतलब जैसे स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति बीमारियों की हुई है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति हमें आरोग्य की होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य से जरूरी जो क्रियाएं हैं उनके बारे में होनी चाहिए। जी। तो जैसे 3 मैंने ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों पे हम बात कर सकते हैं बाद में, बट जो 3 चीज़ें हमने जिन पे काम किया और जिन पे दोबारा लोग नहीं आए और वो ठीक होके गए, अगर उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को समझा। एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस बात से आप बीमार हैं, अगर कोई पेशेंट कहे कि हमेशा के लिए आप ठीक कर देंगी, आप जिस बात से बीमार थी हमने उस कॉज को हटा करके आपको ठीक किया, आप फिर उस तरफ जाएंगी तो बीमारी होंगी ना। आप मशीन नहीं आप कीचड़ में फिर पैर रखेंगे तो गंदा तो होएगा ही ना। आप तीखे मिर्च मसाले, तेज गरम खाना और गुस्सा, इन तीनों को मिला करके जो एसिडिटी हुई थी, जो पित्त बनना शुरू हुआ था, उसको हमने भोजन सुधार, मिट्टी की पट्टी, ठंडे टब में बिठा करके एनिमास दे करके ठीक किया। अब आप फिर से उसी तरफ जाएंगे जब आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और वो आपका शरीर क्या, वो गलत भोजन है ना, तो उस तरह का भोजन आपको त्यागना ही श्रेयस्कर है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ हम आज के सिनेरियो में देख रहे हैं, एसिडिटी। हर किसी को जलन है, बदहजमी है, गैस्ट्राइटिस है, कब्ज है, और फिर वो बाद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन है, या कैंसर पेशेंट्स में परिवर्तित हो रहा है, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि ये एसिडिटी के कारण है। ठीक है, तो इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि लोग अपना एसिडिटी का इलाज जरूर से करें, बेसिक लेवल पे करें, तो प्राकृतिक चिकित्सा अद्भुत काम करती है ना। जितनी देर से आप जाएंगे उतना ज्यादा समय लगेगा, जितना स्टेरॉइड लेके आएंगे उतना ज्यादा बॉडी को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो उन स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे एक्सेप्टेंस है, तो इसलिए उसमें ज्यादा टाइम लगता है जब होता है। अभी रिसेंटली हमारे पास जो लोग आए एसिडिटी के, हमने कहा क्यों गरम चाय पीनी है सुबह, है ना, या हर्बल चाय पीनी है, गरम क्यों पीनी है, गरम खाना क्यों खाना है, नहीं रात में हम दूध पीते हैं और गरम दूध पीते हैं और सालों से पीते चले आ रहे हैं, पर हमने कहा नहीं, आपको अगर दूध पीना ही है, जिद है दूध पीने की रात में, हाँ, तो या आप मील स्किप कर दीजिए, अगर वो भी नहीं है, आपको पीना है फिर भी दूध 1-1.5 घंटे बाद, तो आप ठंडा दूध पीजिए। ये एक्सेप्टेंस 70 इयर्स का, अभी इसका रिव्यू हमारे उस पेज पे अवेलेबल है, फेसबुक पेज पे उनका, तो वो दिन में 2 बार एसिडिटी की दवा खाते थे। मैंने कहा नहीं, आप ठंडा दूध पीजिए, आइस डाल करके उसको शेक बनाइए और सिप कर करके पीजिए 1 कप दूध। उन्होंने दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 दवाएं एसिडिटी की। और वो क्या कर रही थी, आपके पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करती है ना, एक्युमुलेशन तो हो रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे कि आपके लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है। प्राकृतिक चिकित्सा सिम्प्टोमेटिक चिकित्सा करती है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपका शरीर खुद बता रहा है कि आप बीमार हैं, और चिकित्सा या भोजन खुद बता रहा है कि आपको फायदा कर रहा है। कुछ करना ही नहीं है उसमें, दोनों चीजें खुद हमें किसी रिपोर्ट तो आ ही जाएगी सही, पहले तो आपका शरीर खुद ही बताना शुरू करेगा। जैसे अभी एक लिवर डिसऑर्डर की पेशेंट आती है, तो उनको चेहरे का स्वेलिंग था, नसें चढ़ रही थी, धब्बे आ रहे थे स्किन में, अभी 10 दिन में वो सब ठीक हो रहे हैं, तो शरीर खुद ही बता रहा है। खुद रिपोर्ट के लिए तो हमें, क्योंकि रिपोर्ट में तो तभी आता है जब आपके बहुत पहले से कहानी चल रही थी, तब आपने रिपोर्ट में देखा। अब लंबे समय तक वो लगेगा टाइम रिपोर्ट के लेवल पे आने पे। तो अगर आपके शरीर में अंतर आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि आप सही ट्रैक पे हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एसिडिटी के पेशेंट के लिए मुझे लगता है कि जागरूकता होनी चाहिए, और आप उसे सप्रेस ना करें, कुछ भी खा के सप्रेस ना करें। आपका सिर्फ भोजन ही उसकी ऑल्टरनेट रेमेडी हो सकता है। बिल्कुल, और उसमें फाइबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब्ज होने के पीछे फाइबर, जो हमारे खान पान में फाइबर की कमी है, चाहे वो मैदे वाले भोजन करते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं रेडी टू ईट जिसमें फाइबर कम है, और इसलिए हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को
बाधा मिलती है और पच नहीं पाता, फिर सड़ता है। जब सड़ता है तो एसिडिटी होना स्वाभाविक है। फिर वो समटाइम्स कुक्ड फूड भी होता है, अगर आप तीनों मील कुक्ड खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं तो हैं भी होगा। तो भी होगा। और ऐसा बड़ी मुश्किल है कि दवाएं डॉक्टर्स लिख देते हैं और वो सुबह भी 2 रोटी जरूरी है, दोपहर में भी जरूरी है, रात में भी जरूरी है, क्योंकि हमको दवा खानी है। तो बाकी आप कब खाएंगे? तो आपको ऐसा भी करना पड़ेगा ना, मील स्किप करना पड़ेगा, उसकी जगह पे फल खाने पड़ेंगे, सलाद बढ़ाना पड़ेगा, तो खाना अपने आप ही कम होगा। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो फल हैं या जूसेस हैं वो 3 घंटे के अंदर अंदर पच जाते हैं, 2 से 3 घंटे में। लेकिन जैसे ही उसके साथ आपने कुछ अनाज डाला तो वो 8 से 10 घंटे लेंगे पचने में, और ज़्यादा हीवी आपने कर लिया तो वो फिर 12 से 14 घंटे लगेंगे। यानी पूरा सिस्टम आपका उसमें इंगेज रहेगा और आपको वक्त नहीं मिलेगा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो ये सब समझ होनी ज़रूरी है। तो आपने 2 रोगों की बात की, और कौन से रोग हैं जिनमें ज़्यादा परिणाम आपको मिले? अस्थमा, अस्थमा जिसमें हम खांसी जरा सी आती है या नेजल लीकेज है तो हम सिरप, स्टेरॉइड्स देते हैं। आप डॉक्टर के पास गए बच्चे को लेके, अभी भी ठीक नहीं है, तो उनके पास जो है वो देते हैं, वो फिर और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स या सिरप्स लिखते हैं जो आपके सिस्टम की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो कफ इतना बढ़ जाता है कि जब थिक श्लेष्मा आने लगता है बच्चे को या इनहेलर की जरूरत पड़ने लगती है, तब आप प्राकृतिक चिकित्सा ढूंढते हैं। ऐसा रिसेंटली बहुत टाइम से बीच बीच में बच्चे आते गए और 8 इयर्स तक के बच्चे, 6 इयर्स तक के बच्चों को हमने अच्छे से प्राकृतिक चिकित्सा दी, पूरे शरीर का शोधन किया और वो अभी बहुत अच्छे हैं, थैंकफुल हैं और फिर वो अस्थमा के शिकार नहीं हुए। जबकि सामान्य समझ लोगों की समाज में ये है कि एक बार अगर अस्थमा हो गया तो मृत्यु के साथ जाता है, समाप्त नहीं होता, इनहेलर्स पर आदमी को रहना पड़ता है। पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपनी कफ को, अपनी खांसी को, अपने जुकाम को बढ़ने ना दें। जुकाम और खांसी भी अगेन सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, वो भी एक बीमारी नहीं है, बट वो बीमारी तब बनेगी जब आप लगातार उसके साथ दवाएं लेंगे, स्टेरॉइड लेंगे और बचेंगे उससे। आप उसे निकलने दीजिए। और प्राकृतिक तरीके, हमारे नेचुरोपैथी में एक हॉटफुट बात है जिसको आपने पहले सुना होगा कि पैरों को गर्म पानी में डालने तो रिलैक्सेशन होता है। अगर हम सिर्फ सच में डाल लें तो रिलैक्सेशन ही होगा और पेडिक्योर का काम करेगा सिर्फ। बट अगर हम उस बकेट में गर्म पानी बढ़ाते जाएं और उसको कुछ इस तरह से स्टीमिंग कर लें, कवर कर लें किसी ब्लैंकेट से, कि वो हमारे अंदर एक स्टीमिंग डेवलप करे। जब हम उसमें पानी बढ़ाएंगे तो वैसोडाइलेशन होगा, कैपिलरीज एक्सपेंड करने लगेंगी, फैलने लगेंगी और अपर बॉडी से ब्लड नीचे आने लगेगा। तो कंजेशन जो है वो रिमूव होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा। और धीरे धीरे 20 मिनट तक हम ऐसी प्रक्रिया में रहेंगे और पानी बढ़ाते जाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो वो रिलैक्सेशन है, बढ़ाएंगे तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो पैरों में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जा सकते हैं। जबकि आप इमीडिएट नहीं डाल सकते उसमें, धीरे धीरे बॉडी सहन शक्ति बढ़ती है, हाँ, कवर भी कर रही, मैनेज कर रही है और ऊपर से ब्लड भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ कैपिलरीज फैल रही हैं। सो ऊपर जब रिलैक्स हो गया तब हमने छाती पे और छाती के बैक पे गरम सिकाई दी। ठीक है, तो अब एक्सपेंशन जो हुआ है वहां से और क्लीनिंग होनी शुरू हो गई क्योंकि ब्लड तो वैसे ही वहां से शिफ्ट हो चुका है। फिर हम एक एक्यूप्रेशर मसाज करते हैं साइंटिफिक तरीके से। ये पूरा एक सेट है जो आपको बहुत रिलीफ देता है। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म अच्छे से नेचुरोपैथी सेंटर्स में आके 1-2 बार करवा लीजिए, फिर आप घर पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए कि इस तरह की जो कॉमन समस्याएं हैं जिससे हमारा समाज का बड़ा तबका प्रभावित है, उनके जीवन में इससे बहुत सारे कठिनाइयां हुई हैं और हम अक्सर उसके शिकार हो जाते हैं। और जब हम कफ एंड कोल्ड की बात होती है या वो बाद में आगे चलकर फेफड़े की समस्या या अस्थमा के रूप में कन्वर्ट होता है, तो उसके पीछे इम्यूनिटी भी एक बड़ा कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। जितनी भी बीमारियां आती हैं उसमें सबके पीछे लगभग पहला कारण इम्यूनिटी है, जो आपके रोग प्रतिरोधक तंत्र का जो क्षमता है उसका विकास कम हुआ है या हमने पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं की है। तो ये कॉमन समस्या कितने तरह के रोगों का आधार बनती है? बहुत सारे, मतलब कोई भी ऐसा रोग बचा नहीं है इस बात से कि जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस किया हुआ है या आपने बहुत सारी दवाएं खाई हैं। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमें लगता है हम योग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं। योग स्वस्थ इंसान, स्वस्थ शरीर का कारण है और उससे मन सबसे पहले स्वस्थ होता है। इसलिए आप योग को बिल्कुल करें, पर जब आप बीमार हैं तो गंदगी को पहले बाहर निकालें प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन तरीकों से, और फिर आप धीरे धीरे स्वस्थ हो। तो ये सारी बीमारियों का जड़ है।
आपको सबसे पहले अपने शरीर का शोधन, अगर सबसे पहले फास्टिंग से हो सकता है तो उपवास पे आएं, फल पे दिन भर रह जाएं, ठीक हो जाएंगे। फिर भी नहीं हो रही हैं चीज़ें तो आप कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां हैं, जैसे हमने हॉट फुट बाथ की बात की, पैरों का गर्म नहान, वो साइंटिफिकली कैसे लिया जाए उसको आप घर में ले सकते हैं। फिर इससे भी बात नहीं हो रही है तो एनिमाज हैं जिन्हें हम वस्ती कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है जिसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको उपयोग में सामान्य दिनचर्या में नहीं रखते हैं। अगर रहें तो मुझे लगता है कभी कभी इसकी आवश्यकता रहती है, तो आपकी पूरी कोलन क्लीन हो जाती है, और जब कोलन क्लीन होगी तो आपका डाइजेशन। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, अपने ड्राइंग रूम से ज़्यादा अपने बाथरूम पे ध्यान दीजिए और उसमें पैसा लगाइए, हमेशा कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले क्या होता था कि हमें अपना स्टूल या हमारा यूरिन दिखता था, लेकिन ये कमोड है उसने एक और संकट पैदा कर दिया कि दिखता नहीं है, और उठने से पहले हम फ्लश क्लिक करते हैं और सब कुछ वॉश आउट हो चुका है। तो जो उसमें लक्षण दिखते हैं हमें पहचान कराने के लिए, वो अब नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो बाथरूम में हमारे एक बाथ टब की व्यवस्था हो, चाहे भले देशी हो, और हिप बाथ के टब्स हो जिसमें आपका बेली एरिया, पहले के समय पर अगर आप जानवरों की तरफ जाएं या और भी, तो पोखरे तालाब में नहाने की व्यवस्था थी, जिससे हमारा बेली एरिया ठंडा रहता था। और जितना भी एनिमल्स थे वो हम लोग 4 पैर पे चलते थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत नीचे थे और पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा रहता था, जिससे हमें इतनी बीमारियां नहीं थी। अब हमारा कॉस्ट्यूम बहुत टाइट है और बहुत इंग्लिश है, तो उससे हीट डेवलप होती है। तो जो पेल्विक गर्डल है और जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमेशा प्रेशर में है, और इसीलिए एब्डोमिनल जो डाइजेस्टिव फायर है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम इनको समय समय पर ठंडा कर सकें, जैसे आपने देखा होगा जितनी गर्मी है, बीट द हीट जिसे हम कहते हैं, किस तरह से करें, तो वो तालाब और पोखरों के किनारे ऐसे फ्लैट पड़े रहते हैं गाय बछिए, और वो उसी से ठीक कर लेते हैं अपने आप को, बीमारी नहीं होती। तो इसी तरह हमारे नाशोपैथी में टब्स हैं जिसके अंदर आपको बैठना है, तो थोड़े बड़े अपने साइज के हिसाब से ले लें इंसान, और पैर बाहर रहे, उसमें ठंडे पानी में आप बैठ जाइए, ठीक होने लग जाएंगे। और एक बात जो आपने कही, जो समस्या का कारक है, कपड़े भी थोड़े ढीले ढाले पहने। बिल्कुल, कॉटन होना चाहिए, कभी कभार ठीक है, पर घर में फ्री होना चाहिए। इसीलिए पहले धोती और लंगोट की व्यवस्था थी, तो कभी कभार पैंट, जीन्स, अंडरवियर ठीक है, बट समटाइम्स आपको हर एक ऑर्गन को सन बाथ और एयर बाथ लेना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो कपड़े हैं वो कॉटन के हों, और आप नेचर के साथ जुड़ाव रखें, क्योंकि कॉटन के कपड़े फ्रिक्शन करने पर बहुत तरह के चार्जेस क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े हैं उनसे बहुत तरह के चार्ज क्रिएट होते हैं, उससे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है, और ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे भी स्किन की समस्याएं भी होती हैं और तरह की समस्याएं भी। इसको आज के सिनेरियो में लें तो मैं ये कहूँगी कि जो सुबह का वक्त है वो आपका थोड़े वाइट क्लोथिंग में, कम क्लोथिंग में, तो जितने कम से काम चल जाए और उतना ओपन एरिया में आपको रहना चाहिए, कम से कम आधे घंटे, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो पहले लोग स्नान करने जाते थे तालाब में, और स्नान करने के बाद वो एक लंगोट या कुछ उसी में होते थे, में ही और यात्रा करते हुए आते थे। तो वो जो सब कुछ आपको एयर भी, वायु स्नान भी हो रहा है, सूर्य स्नान भी हो रहा है, पृथ्वी स्नान भी हो रहा है, पृथ्वी तत्व भी लग रहा है ना। और नंगे पैर जाते थे। तो अभी क्या, घास पे चलिए और कम वस्त्रों में रहिए। अगर आपका अपना टेरेस है या कुछ है तो आप हल्का गाउन व्हाइट कलर का पहन रखा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स पहन रखे हैं, उसी में रहिए। वैसे तो बहुत फैशन दिखाएंगे लोग, जहाँ पर जरूरत है, अरे मैं कैसे जाऊंगी, आपने तो लिख दिया कम कपड़ों में पहनो। जितना सभ्यता की दृष्टि से जरूरी है, जिस समय नहीं पहनना है उस समय पहनते हैं, जब पहनना है तब नहीं पहनते। बिल्कुल, इसका ध्यान रखें। और उसका लाभ, ये आपने 3 स्नान की बात की है, बेहद महत्वपूर्ण स्नान है, यानी सूर्य का स्नान, क्योंकि बहुत तरह की रेज जो हैं वो आपको, आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं, आपके स्किन के लिए ज़रूरी हैं, बहुत तरह के इन्फेक्शंस को वो समाप्त करती हैं, बहुत तरह के वैल्यूएबल कंपोनेंट को आपको शरीर को देती हैं, तो वो भी ज़रूरी हैं। और पृथ्वी तत्व से आपका जो, और वायु स्नान की बात की मैंने, और वायु स्नान आपके सारे जो रोम छिद्र हैं उनको क्लीन रखते हैं, क्लियर रखते हैं, और वो सब, ये भी एक सेंस ऑर्गन है, तो इसको भी एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन आजकल हम उसको बंद रखते हैं, उसको अवसर कम देते हैं, इवन आजकल क्रीम और लगा के फिल कर देते हैं। बिल्कुल, तीसरा जो टॉपिक था, जो जिस बीमारी की बात करने वाले हैं, स्किन डिजीज, जो आजकल बढ़ रही है, क्योंकि जो पोर्स हैं ये सबसे बड़ा डिटॉक्स हमारा ऑर्गन है, जरिया है, इसी को सप्रेस है ये, या हमारे कपड़ों से कवर्ड है, इसको ना वायु का संपर्क मिल रहा है ना ज्यादा जल का मिल रहा है। मतलब जो जल का संपर्क हम कहते हैं कि आप पानी में डिप रहें,
तो आप शावर से पानी गिराते हैं तो शरीर उतना ठंडा नहीं हो पाता है कि वो उसके अगेंस्ट काम करे। तो उसके लिए आपको पानी में मर्ज होकर के ही नहाना पड़ेगा, जैसे पहले के समय में सभ्यता ही थी कि आपको पोखरे या तालाब या पॉन्ड्स होंगे और उसमें ही जाना है। जितना हमारा रानी महारानी या राजा महाराजा वाला कल्चर था तो ये हम वेस्ट ऑफ वाटर कर रहे हैं कि आप एक ही बकेट डाल दीजिए और उसमें लेट जाइए, एक ही बकेट डाल दीजिए, शरीर ठंडा हो जाएगा 20 मिनट में। आप उतना उससे 3 गुना पानी आपने शावर से गिरा दिया और इसने आउटर सरफेस को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। दूसरा, हमने बहुत सारे लोशंस लगा लिए तो वो हमारे पोर्स सारे बंद हैं। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में समय समय पर वाष्पस्नान, स्टीम बाथ लेना चाहिए जिससे हमारे पोर्स ओपन हों और उनसे गंदगी बाहर निकले। फीवर के टाइम पे हमने मेडिसिन ले ली। फीवर भी एक हमारा टॉक्सिन्स निकालने का तरीका है, उस पे भी हम लोग डरे हुए हैं कोविड के लेकर के तो वो भी रोक रखा है। तो इसलिए स्किन डिजीज बहुत भयानक तरीके से बढ़ रही है। और एयर कंडीशनिंग में अभी भी हम बैठे हैं तो ऐसे जो एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तो जो स्वेदन है वो नहीं होता, यानी पसीना नहीं निकलता, तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो उस पसीने के ज़रिए बाहर नहीं निकलते। और ये उसी तरह से है कि कोई अंग अगर आप उसका उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो सुप्त हो जाएगा और संकट का कारक बन जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे में हमारा मिट्टी चिकित्सा बहुत अच्छा बीट द हीट, और टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, टैनिंग भी हटती है। अगर आज के यूथ की बात करें तो कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है, जिसके कारण वो इतनी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं मिट्टी सही, और उस मिट्टी में हम लोग नीम की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, ये सब डाल के मड स्पा कराते हैं। तो एक तो है कि आपने एक पौंडी बना दिया, उसमें मड डाल दी, पर वो हाइजीनिकली बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हम हर व्यक्ति का क्लीन नहीं कर सकते। तो हम अपनी क्लिनिक में तो लेप ही करते हैं पूरी बॉडी को, और उसको मड को हम बहुत सारी चीजें मिला के, एलोवेरा है और आपका गुलाब की पत्तियां, नीम की पत्तियां मिला के बनाते हैं। एक लेयर बनती है और उसको अंदर मॉइस्चर को होल्ड करती है। हाँ, और फिर वो आप जब नहाते हैं तो एक्चुअली लगता है पहली बार नहाए क्योंकि अब तक आपके इंटरनल सेल्स तक ठंडक पहुंच चुकी है। और ये लगा के हम छोटा सा कुछ भी एक रैपरॉन या लंगोट पहना करके धूप में बैठने को कहते हैं। तो सनलाइट भी मिलती है, विटामिन डी बॉडी बनाती है, और फिर आप नहाएं। सो इसका तो अनुभव आपको क्लिनिक पे आ गया, किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में आके लेना होगा। तो डॉक्टर शिखा गुप्ता जो है लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में, आप अपना पता भी बता दें जो लोग जुड़ना चाहें आपसे। आशियाना सेक्टर H में ड्रीमवर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क है, जो कि पार्क कमर्शियलाइज्ड है। इस पार्क के प्रेमाइसेस में ही हमने अपना नेचुरोपैथी सेंटर प्राकृतिक चिकित्सालय खोला है, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा की तो सारी सेवाएं दे ही रहे हैं, साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, जैसे अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो हम कुछ दिन फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा और एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, योगा, इन सब की क्लासेस भी चलती हैं। समय समय पर सर हमने वेलनेस कैंप स्टार्ट किए हैं लखनऊ वालों के लिए। वेलनेस कैंप जिसमें आप सुबह 8 बजे आ जाएं और 4 बजे तक हम ही खिलाएंगे, हम ही पिलाएंगे और हम ही सिखाएंगे कैसे खाना चाहिए। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जी। और 2-3 चिकित्सा पद्धतियां जो आपके लिए जरूरी हैं वो हम लिखते हैं और कराते हैं। प्राकृतिक शोधन क्रियाएं तो कराते ही कराते हैं, यौगिक शोधन क्रियाएं भी कराते हैं, जैसे जलनेती है, कुंजल है, आई वॉश है, कंडूश है, ये सब कराने के साथ योग साधना। फिर हम जो भोजन देते हैं यहाँ पर वो बॉइल्ड होता है और उसको डेकोरेट करते हैं हम चटनियों से। तो मीठी चटनी, खजूर की चटनी, नारियल की चटनी एंड आपका धनिया पुदीने की, अमिये की, ऐसी तरह तरह की रॉ चटनियाँ होती हैं। और बॉइल्ड आलू रहता है, बीन्स रहती हैं, जो प्रोटीन का जो होलसम प्रोटीन है, वो 2-3 तरह के होते हैं बदल बदल के। और स्वीट्स में भी खजूर की या गुड़ की मिठाई, नारियल की होती है, तो ऐसा रहता है। और सुबह नाश्ते में स्मूदी, वो भी अभी जैसे गर्मियां हैं तो लोग गलत कर रहे हैं कि बादाम तभी भी खाए जा रहे हैं, तो रेजिन्स की तरफ जाते हैं, लाइक अंजीर है, छुआरा है, ये सब जो खून को साफ करते हैं, मुनक्के, काली द्राक्ष, इनको भिगो करके स्मूदी या ये भीगे हुए कंडीशन में, और सीजनल फ्रूट्स, ये रहता है, लाभ मिलता है। फिर 4 बजे हम आपको बेल का शरबत है, पन्ना है, मट्ठा है, ऐसा करके कुछ दे के फिर विदा करते हैं। बीच बीच में हवन चिकित्सा, प्रार्थना, और हाथ से मोबाइल जमा हो जाता है और हाथ से ही खाने को कहते हैं, चम्मच नहीं देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शिखा ने कही है। जो हाथ है ये एक सिस्टम है जो सेंस करता है आपके खाने को कि वो पदार्थ क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसको पचाने के लिए शरीर को कितनी मेहनत करनी है, कितने बाइल जूसेस की जरूरत है। मुझे लगता है कि और बेहतर समझा पाएंगे। बेहतर ये था लॉजिकली, क्योंकि हमें तो यूथ तक भी पहुंचना है ना, तो कुछ जैसे नहीं कंफर्ट दिखाना पड़ता है आपको वहां तक ले जाने के लिए। तो बेहतर ये था कि खाना रखा है, अब फॉग भी है तो हम मोबाइल भी देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं,
हाथ धोने की जरूरत नहीं है। अब जब आपने एक बार खाने को टच किया तो आप तो नहीं छुएंगे ना, गंदा हो जाएगा मोबाइल आपका। तो आप बिल्कुल अटेंटिवली खाएंगे उसको मुंह तक। तो एक माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, ड्रिंकिंग, तो वो हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आपने जो माइंडफुल ईटिंग की बात की है, उसमें आपके सारा तंत्र जो है वो भोजन पर केंद्रित रहता है, और जब आप भोजन पर केंद्रित होते हैं तो आपके पूरे सिस्टम को सारे सूचनाएं समय पर मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एयरक्राफ्ट को लैंड करना है और उसके लिए पूरे सिस्टम को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है उसको अटेंटिव होना चाहिए। वैसे ही जो खाना है वो लैंड किया है आपके टेबल पर, तो आपका सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। अगर ये करते हैं तो आपके शरीर में बाइल जूसेस की मात्रा बेहतर होगी और आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और आप गलत खाने से बचेंगे या ओवर ईटिंग से भी बचेंगे। बिल्कुल, होलिस्टिक हेल्थ का समय है, और होलिस्टिक हेल्थ लोगों को समझनी चाहिए कि हाथ अलग नहीं है, दिमाग अलग नहीं है, पेट अलग नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ हैं और एक तरीके से काम करती हैं। तो अभी रिसेंटली हमने 3 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है कि लखनऊ, और अभी हम ये 4-5 लगा चुके हैं। तो 23, 24, 25 फ्राइडे, सैटरडे, संडे रखते हैं, और इसमें लोग 8 बजे आ जाते हैं, पहले से इनरोल होते हैं, हमें उनकी बीमारियों के बारे में भी पहले से पता होता है, और 3 दिन 4 बजे तक वो हमारे सानिध्य में रहते हैं, फ़ोन जमा हो जाता है। इसमें जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जितनी मैंने की हैं, मैं आपको बता दूं, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूं और योग निद्रा एक्सपर्ट भी हूं। तो बहुत सारा 10 साल तक मैंने बहुत सारा जितना ऑल्टरनेटिव चीज़ें थी उनको सीखा भी साथ में, कि हमें पता होना चाहिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट हूँ, बट मैं प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली हमारी पद्धति है और मैं इसीलिए इस पे काम करती हूँ। पर और पद्धतियाँ भी बुरी नहीं हैं। तो दिन भर में जिनका जहाँ समावेश हो सकता है, जैसे यज्ञ चिकित्सा भी हम कराते हैं उस दिन। तो यज्ञ का अपना विज्ञान है, तो जो लोग इसको नहीं जानते, जिनको सामान्य रिचुअल लगता है, तो इसमें कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इसको समझना भी जरूरी है। थोड़ा सा आप बताते हुए चले इसके जी। अभी तो हम लोग जो यज्ञ चिकित्सा करा रहे हैं उसमें जो भी हर्ब्स यूज कर रहे हैं वो तो हमारे लंग्स को जो इन्फेक्शन है उनके लिए है, और ऑरा क्लीन करती है अलग। बाकी हम कोई बुरा विचार छुड़वाते हैं। अगर 3 दिन आपने संकल्प साधा कि मैं ये बुराई अपनी छोड़ने वाला हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट करता है और आपको सिद्ध तो करता ही है, उससे जोड़ता है। प्लस जैसे विपश्यना है, तो हम ऐसे तो कोई नहीं जा पाता है कि 10 दिन की हम साधना करें। आप जानते हैं विपश्यना हमारे शरीर को देखने की एक प्रक्रिया है, और इतनी अच्छी साधना है कि कैंसर तक उससे क्योर होता है। तो इस टाइम के दौरान ही हमने 1 घंटे का साइलेंस भी रखा है कि मोबाइल जमा हो जाएगा रिसेप्शन पे, आपको सिर्फ अपने शरीर को देखना है। तो कुछ मेरी आवाज़ रिकॉर्डेड है और कभी कभी मैं अवेलेबल भी हूँ, तो उसमें हम आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे अपना पूरा शरीर की यात्रा करनी है। बहुत महत्वपूर्ण, और ये सत्र मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो कम से कम नो योरसेल्फ, नो दाई सेल्फ बोलते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप खुद को जानें, अपने शरीर को पहचानें, आपके शरीर के अंगों की गतिविधियों की समझ आप विकसित करें, और फिर आपकी जीवन शैली जनित जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। अपने आहार की जो सही जानकारी नहीं है वो भी जानें, आपके शरीर की प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसे भी जानें। और अगर आप सब जानेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप डॉक्टर शिखा की बात को ज़रूर मानेंगे, और अगर आपकी बात को मानते हैं तो आप ये भी विश्वास है कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे, आपके स्वास्थ्य को उसका लाभ भी मिलेगा, और भविष्य में अगर आप इन सब का अनुसरण करते हैं तो बीमारियां आप तक कम पहुंचेंगी, छोटी मोटी पहुंचेंगी भी तो सामान्य तौर पर उनकी समाधान भी हो जाएगा और आप आरोग्य रहेंगे। तो ये हमारे लिए इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर शिखा गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस कार्यक्रम के जो फीडबैक हैं वो भी आप दें, और साथ में अगले कार्यक्रम में अगर आपकी जो मुश्किलें हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में जब कभी हम आमंत्रित करते हैं तो उसमें भी बात करेंगे, ताकि आपकी कुछ मुश्किलें भी हल होती चलें अगर आप डॉक्टर शिखा तक नहीं पहुँचे हैं तो, और अगर आप कर रहे हैं तो उसके भी आपके सही सूचनाएं हम तक पहुँचेंगी। तो डॉक्टर शिखा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये सारी जो हमारा पुराना विज्ञान है वो भी बहुत आधुनिक हो चुका है, उसके आधुनिक परिणाम भी हमारे सामने हैं। तो सुनते रहिए आरोग्य और जुड़े रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM के साथ। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और विषय के साथ, एक और विशेषज्ञ के साथ। दीजिए विदा अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित, हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शिखा गुप्ता को। थैंक यू सो मच। जय